नमस्कार। यूक्रेन और रशिया की जंग अब निर्णायक फैसले की तरफ बढ़ रही है। रशियन आर्मी तेजी से यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। रशियन एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स ने जबरदस्त बमबारी करके यूक्रेन की कमर तोड़ दी है। रशियन आर्मी अब जिस तरह ऑल आउट अटैक कर रही है, उससे एक बात तो तय हो गई है कि कीव पर जल्द ही रशिया का कब्जा हो सकता है। रशियन मीडिया की तरफ से तो आज ये दावा भी किया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की देश छोड़कर पोलैंड चले गए हैं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध का आज 9वां दिन है और जंग की तबाही की सबसे भयानक तस्वीरें आज ही आई। कीव और खार्किव में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। इन शहरों के लिए कई इलाके इस वक्त खंडहर में तब्दील हो गए हैं। आज रशिया का सबसे खतरनाक हमला यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ। पावर प्लांट में आग लगने से दुनिया भर में हड़कंप मच गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक से कोई रेडिएशन नहीं हुआ। रशिया अब जिस तरह से भयानक बमबारी कर रहा है, उसने दुनिया में चिंता बढ़ गई है। इस युद्ध को रोकने का रास्ता खोजा जा रहा है। आज ब्रसेल्स में नेटो देशों की मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग से भी रशिया को केवल वार्निंग ही दी गई। आज जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बात की। युद्ध में फंसे हुए लोगों को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देने पर बात हुई। बात अगर यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों की करें तो ज्यादातर छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब बस खार्किव और सुमी शहर में फंसे हुए छात्रों को निकालना है और रशिया भी मदद के लिए तैयार हो गया है। आज की बात में हम आपको ऑपरेशन गंगा में अब तक मिली कामयाबी की डिटेल देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रशियन अटैक में यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें और न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग से हुई बर्बादी दिखाते हैं। यूक्रेन में युद्ध आज बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया, जिसके बाद पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि क्या रूस यूक्रेन का युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या पुतिन किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर का ट्रिगर दबा सकते हैं? आज से पहले तक न्यूक्लियर वॉर की केवल कल्पना की जा रही थी, पूरी दुनिया केवल कयास लगा रही थी, लेकिन यूक्रेन में रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बम बरसाए और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। कल रात रूस की सेना ने सेंट्रल यूक्रेन में स्थित ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट की घेराबंदी कर ली थी। चूंकि यह यूक्रेन का ही नहीं, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर है, तो इसकी हिफाजत के लिए यूक्रेन की आर्मी की एक बड़ी टुकड़ी यहां तैनात थी। रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। रशिया की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों ने इस विशाल न्यूक्लियर प्लांट को चारों तरफ से घेर रखा था। रशियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने तोपों के मुंह प्लांट की तरफ कर दिए और यूक्रेन के सैनिकों से सरेंडर करने को कहा। जवाब में एटमी प्लांट की सिक्योरिटी करने वालों ने फ्लैश लाइट जलाकर रशियन फोर्सेस को इशारा दिया कि यहां पर बमबारी से खतरा हो सकता है। यूक्रेन के इस इशारे और वार्निंग के बावजूद रूसी टैंकों ने एटमी प्लांट के कैंपस में बनी हुई ट्रेनिंग की एक बिल्डिंग पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। यूक्रेन की सेना ने भी जवाबी एक्शन लिया, मगर न्यूक्लियर प्लांट की सेफ्टी को देखते हुए यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि अगर ये लड़ाई ज्यादा देर तक चलती रहती तो परमाणु प्लांट को खतरा हो सकता था, रिएक्टर को नुकसान पहुंच सकता था, रिएक्टर पर बम गिरने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यूक्रेन में 1986 में बहुत बड़ी न्यूक्लियर ट्रेजेडी हुई थी। ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट चेर्नोबिल के परमाणु बिजली घर में हुआ था, जब एक रिएक्टर रिपेयर करने के दौरान फट गया था। वो सोवियत संघ का जमाना था, तब यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था। चेर्नोबिल हादसे के बारे में कहा जाता है कि इस प्लांट से निकला रेडिएशन नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गया था। रेडिएशन की चपेट में आकर बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए थे, मारे गए थे। इसलिए जब ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर रशिया ने बमबारी की, वहां पर आग लगने की खबर आई, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देर रात संदेश जारी किया। कहा कि ज़ैपोरिज़िया में कोई एटमी हादसा हुआ तो यह चेर्नोबिल से 6 गुना ज्यादा तबाही मचाएगा। रूस के सैनिकों ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु बिजली घर पर हमला किया है। यह हमला चेर्नोबिल जैसी 6 घटनाओं से ज्यादा तबाही वाला हो सकता है। रूस के टैंकों को पता था कि वो सीधे एटमी प्लांट को निशाना बनाकर बम गिरा रहे हैं। यह अभूतपूर्व आतंकी हरकत है। ऐ रूस के लोगों, तुम्हें अपने नेताओं को बताना होगा, तुम्हें सड़कों पर उतरना होगा।
और उन्हें बताना होगा कि तुम जीना चाहते हो, तुम इस धरती पर बिना रेडिएशन और परमाणु विकिरण के सांस लेना चाहते हो। रेडिएशन को नहीं पता कि रूस कहां है, तुम्हारे देश की सीमाएं कहां हैं। Радиация не знает, где граница. जैसे ही यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रशिया की बमबारी करने की खबर आई, पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। इस बात का खौफ पैदा हो गया कि कहीं यूक्रेन का युद्ध उसी न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर तो नहीं पहुंच गया जिसकी आशंका पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी। सवाल ये उठने लगे कि रशिया की बमबारी से कहीं इस पावर प्लांट के रिएक्टर्स को तो नुकसान नहीं पहुंचा, कहीं रेडिएशन तो नहीं निकलने लगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत होती। न्यूक्लियर रेडिएशन बेहद खतरनाक होता है और फिर ये बमबारी तो ऐसे एटमी प्लांट पर हुई थी जो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा है। इसे बस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ज़पोरिशिया एटॉमिक पावर प्लांट में 5.7 गीगावाट यानी 5700 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। यूक्रेन में जितनी बिजली की सप्लाई होती है उसमें से 25% बिजली अकेले ज़पोरिशिया का पावर प्लांट ही सप्लाई करता है। इतनी बिजली बनाने के लिए यहां पर काफी मात्रा में यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। यह वही यूरेनियम होता है जिससे परमाणु बम भी बनाया जाता है। अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट में रखा यूरेनियम रिसता है तो उससे भयंकर रेडिएशन फैलने का खतरा होता है। इस रेडिएशन की चपेट में आने के कारण कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां तक हो जाती हैं। इंसान तिल तिल कर मरता है। दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से मची हुई तबाही के मंजर देखे हैं। 1986 में चेरनोबिल और 2011 में जापान के फुकुशिमा में न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकलने से हुए नुकसान को भुगता है। इसलिए जैसे ही यूक्रेन के सबसे बड़े पावर प्लांट पर बमबारी और रशिया का कंट्रोल होने की खबर आई तो पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फौरन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से फोन पर बात की। यूरोपीय देशों के नेताओं ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करके ज़पोरिशिया प्लांट का लेटेस्ट अपडेट लिया। यूनाइटेड नेशंस की एटॉमिक बॉडी ने ज़पोरिशिया पावर प्लांट से निकलने वाले रेडिएशन की जांच की। पूरी दुनिया में परमाणु बिजली घर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में होते हैं। किसी परमाणु बिजली घर में मुश्किल होने पर यह संस्था मदद पहुंचाती है। IAEA ने भी ज़पोरिशिया प्लांट के इर्द गिर्द रेडिएशन की जांच शुरू कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रशिया की बमबारी से परमाणु बिजली घर तबाह हुआ तो धरती के नक्शे से यूरोप का नामो निशान मिट जाएगा। उनका देश तो बर्बाद होगा ही, यूरोप का भी नक्शे से सफाया हो जाएगा। इसलिए यूरोपीय देश फौरन रशिया को रोकें। Якщо буде вибух, це кінець всім. अगर एटमी प्लांट में कोई धमाका होता है तो फिर हम सब खत्म हो जाएंगे। यूरोप तबाह हो जाएगा, यूरोप का सफाया हो जाएगा। रूस की सेना को यूरोप में फौरी कदम उठाने से ही रोका जा सकता है। आप परमाणु बिजली घर में तबाही से यूरोप को मौत के मुंह में न धकेलें। यूरोप को अब जागना होगा। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर इस वक्त जल रहा है। इस वक्त रूस के टैंक परमाणु रिएक्टर पर गोले बरसा रहे हैं। इन टैंकों पर थर्मल कैमरे लगे हैं। कहने का मतलब यह है कि उन्हें पता है कि वो किस पर गोली चला रहे हैं। वो इस तबाही के लिए तैयार होकर आए हैं। Вони знають, куди стріляють. Вони फिलहाल तो यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट की इस अपील को ठुकरा दिया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ट ने कहा कि रशियन अटैक से न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा है और फिलहाल नेटो देशों का यूक्रेन में डायरेक्ट दखल देने का कोई इरादा नहीं है। Es ist für uns völlig klar, dass es keine militärische ये बिल्कुल साफ है कि इस युद्ध में नेटो सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। हम जो अभी कर रहे हैं उसके अलावा की बात मैं कर रहा हूं, वो करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश यही है कि नेटो देशों पर कोई हमला न करे और इसीलिए हमने बाल्टिक देशों से शुरू करके पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। लेकिन ये सब रक्षात्मक कदम है और ये सारे उपाय नेटो देशों के भीतर ही किए जा रहे हैं। aber die sind rein defensiv. हालांकि राहत की बात यह रही कि ज़पोरिशिया की लड़ाई में रशियन फोर्सेस ने रिएक्टर्स को टारगेट करके बमबारी नहीं की और न ही यूक्रेन के सैनिकों ने रिएक्टर को खतरे में आने दिया। दोनों पक्षों की समझदारी से यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर लड़ाई थम गई। गोलीबारी थमने के बाद पावर प्लांट में तैनात फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। एटमी प्लांट के 4 में से 3 रिएक्टर्स बंद कर दिए गए।
केवल एक रिएक्टर चालू था। इमरजेंसी पावर सप्लाई चेक की गई जो नॉर्मल थी। ज़पोरिशिया एटॉमिक पावर प्लांट एनरहोल्डर शहर में आता है। एनरहोल्डर के मेयर ने बताया कि रात में हुई बमबारी से परमाणु बिजली घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। शहर की सप्लाई लाइनें भी दुरुस्त की जा रही हैं। Ситуация на сегодняшний ранок наступна. आज सुबह के हालात इस तरह से हैं। इस हमले में किसी नागरिक की ना मौत हुई है और ना ही निहत्थे नागरिक जख्मी हुए हैं। परमाणु बिजली घर में चौथा रिएक्टर काम कर रहा है। ये बिना किसी बाधा के काम कर रहा है। थर्मल पावर प्लांट के ब्लॉक भी बिना किसी समस्या के काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर में लगी आग को बुझा दिया गया है। मैं शहर की जनता से अपील करता हूं कि वो रूसी सैनिकों को भड़काने वाली कोई हरकत ना करें। आज की हालात में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि सभी इंजीनियरिंग नेटवर्क और सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें। शहर में गर्मी के साधन नहीं है। पानी की आपूर्ति करने वाली लाइन को नुकसान पहुंचा है। हालांकि बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है। पानी की सप्लाई भी बहाल कर दी गई है। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर रशिया के हमले की पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना हो रही है। यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास ने इसे रशिया का वॉर क्राइम कहा है। वहीं यूरोप के दूसरे देशों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इस बारे में कई देशों के नेताओं से फोन पर बात की। जापान के प्रधानमंत्री से लंबी बात की, क्योंकि जापान को भी 2011 के भूकंप के बाद फुकुशिमा के पावर प्लांट से रिसे रेडिएशन से निपटने का तजुर्बा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने रशिया से मांग की है कि उसके वैज्ञानिकों को चेर्नोबिल और ज़पोरिशिया के पावर प्लांट का दौरा करने की इजाजत दी जाए, जिससे न्यूक्लियर सेफ्टी सुनिश्चित हो सके। असल में इस न्यूक्लियर प्लांट को रशिया ने एक स्ट्रैटेजी के तहत अपने कंट्रोल में लिया है। इससे उसे अपने कंट्रोल वाले यूक्रेन के डॉनबास रीजन में बिजली सप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। रशियन फोर्सेस लगातार यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है, जिससे कि वो जल्द से जल्द हथियार डाल दें। हालांकि दुनिया भर के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब तक की खबरों से ऐसा नहीं लगता कि ज़पोरिशिया के प्लांट से रेडिएशन का खतरा है। What we believe is that the plant is secure, that there doesn't appear to be any increase in radiation coming from the plant. And the press reports, at least at this point, indicate that the fire is at a training building, not in the reactor plant itself. So the immediate questions are whether or not the containment building is in one piece, so that there's a large block of cement around the reactor itself. And is there electricity which can then fuel the pumps that keep the water in the plant cold? If so, then there's no reason to be alarmed as long as the plant doesn't come back under attack. And if the Ukrainian officials can access the site, put the fire out and secure it for the future. But those are a lot of ifs given that this is a war zone. यूक्रेन में इस वक्त 15 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं। यूक्रेन में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट से ही बिजली सप्लाई की जाती है, जनरेट की जाती है। इसलिए ज़पोरिशिया प्लांट पर अटैक ने पूरी दुनिया को फिक्रमंद कर दिया है, क्योंकि रिएक्टर को नुकसान पहुंचने पर रेडिएशन को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि रिएक्टर को ठंडा करने में अगर बिजली सप्लाई रुकी तो फिर रेडिएशन को रोक पाना नामुमकिन होता है। यूक्रेन में चल रही जंग में यही खतरा सबसे ज्यादा है। First and last layer of defense of the society against any nuclear accident, in my judgment and based on my research, are the nuclear plant operators. Because of this shelling and that we have a loss of off-site power, then we need to rely totally on the emergency diesel generators, and those are very unreliable, finicky piece of equipment, and they are so-called gas guzzlers. रशिया यूक्रेन की जंग में सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर हो रही है कि कहीं बात ट्रेडिशनल वॉर से आगे बढ़कर न्यूक्लियर वॉर तक ना पहुंच जाए। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से लेकर वहां के विदेश मंत्री तक ये कह चुके हैं कि अगर रशिया को मजबूर किया गया तो फिर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से चूकेंगे नहीं। रशिया ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है। बस राहत की बात इतनी ही है कि रशिया ने यह कहा है कि वो यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है। रूस की धमकी अमेरिका और नेटो देशों को लेकर थी और अभी तक इन देशों ने खुद को इस जंग से अलग रखा है। नेटो ने कह दिया है कि वो यूक्रेन युद्ध में अपने सैनिक नहीं भेजेगा। ऐसे में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल होने के चांस अभी कम है।
ऐसा नहीं है कि यूक्रेन का युद्ध केवल ज़ैपोरिशिया के पावर प्लांट तक ही सीमित है। जिस एनरहोडर शहर में ये पावर प्लांट है, इसके आसपास भयंकर जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन की सेना और गुरिल्ला लड़ाके डटकर रशियन फोर्सेस से लोहा ले रहे हैं। आरोप है कि रशिया ने सिविलियन इलाकों पर बमबारी की है। हालांकि अब तक रशियन फोर्सेस एनरहोडर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं ले पाई है। वहीं रशियन फोर्सेस उत्तर में, दक्षिण में और पूरब के कई शहरों पर एक साथ बमबारी कर रही है। साउथ में रशियन आर्मी ने मारियोपोल के पोर्ट सिटी को घेर रखा है, तो नॉर्थ में खार्किव और यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्नोहाइव शहरों पर बमबारी से भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रशियन आर्मी ने कई दिनों से घेर रखा है। शहर में लगातार बमबारी हो रही है, मिसाइल से अटैक हो रहा है। हर दिन किसी न किसी इमारत को तबाह होते देखा जा रहा है। कीव में दिन भर हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका वीरान हो चुका है। यूक्रेन की पूरी सरकार अंडरग्राउंड हो चुकी है। रशियन न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने तो यहां तक दावा कर दिया कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की देश छोड़कर निकल गए हैं। वहीं रशिया के एक और चैनल ने यह दावा किया कि ज़ेलेंस्की अभी यूक्रेन में ही है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से ना तो इन खबरों का खंडन किया गया और ना ही ये खबरें कंफर्म की गई। इससे पहले जब रशिया ने हमला बोला था तो अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को निकालने का ऑफर भी दिया था, लेकिन तब ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें सवारी नहीं, रशिया से लड़ने के लिए हथियार चाहिए। वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन इस वक्त कीव में जिस कदर तबाही मची हुई है, जितने बड़े पैमाने पर बमबारी हो रही है, उससे लगता नहीं कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कीव शहर में ही होंगे। ये उनकी सेफ्टी के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। कीव में रशिया की हर बमबारी के बाद लगी आग को बुझाने में यूक्रेन के फायर फाइटर्स पूरी ताकत लगा रहे हैं। वो अपनी खूबसूरत राजधानी की ऐसी तबाही को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें उन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि एक तरफ बमबारी रुकती है तो बम दूसरे इलाके में गिरने लगते हैं। उत्तर पूर्व में यूक्रेन का चेर्निहाइव शहर रशियन इन्वेजन से पूरी तरह बर्बाद हो गया है। वहां से आई तस्वीरों से पता चलता है कि जंग कितनी तबाही लाती है। चेर्निहाइव शहर रशियन बॉर्डर के पास है और रशियन अटैक के पहले दिन से ही बमबारी का शिकार हो रहा है। इस युद्ध में रूस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के निकोलेव शहर से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें यूक्रेन के सैनिकों ने रशियन आर्मी पर पलटवार किया। यूक्रेन की इस जवाबी कार्रवाई में रशिया के कई टैंक तबाह हो गए हैं। वहीं रशियन सेना का जो लंबा काफिला कीव के बाहर रुका हुआ है, उसे भी लगातार यूक्रेनी सेना के हमले का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के चलते रशिया का ये 64 किलोमीटर लंबा काफिला आगे नहीं बढ़ पा रहा है और जंगली इलाके में ही अटका हुआ है। रशिया के आक्रमण का मुकाबला सिर्फ यूक्रेन के सैनिक ही नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन के आम नागरिक भी रशियन फोर्सेस से रक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहले युद्ध में शामिल हुए सैनिक आम लोगों को हथियार चलाने की, रशियन आर्मी का मुकाबला करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वेस्ट यूक्रेन के शहर लीव में बहुत से वॉलंटियर ऐसी ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं जिससे वो अपने देश की रक्षा यूक्रेन से कर सके। वहीं कुछ यूक्रेनी नागरिक बैरिकेड बना रहे हैं जिससे वो आगे बढ़ रही रशियन फोर्सेस को रोक पाए। यहाँ ट्रेनिंग लेने वालों में सबसे कम उम्र वाला 16 बरस का और सबसे बुजुर्ग 68 साल के हैं। हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों में ये एहसास सबसे ज्यादा है कि उनके लिए भागने का कोई विकल्प ही नहीं। सबसे खराब बात तो यह है कि जो तबाही आने का डर था वो तो आ ही गई। जंग हमारे दरवाजे पर आ चुकी है
और वो सब कुछ पूरी ताकत से करेंगे जो हमारे हाथ में है। हम ये बैरिकेड बनाकर कीव और बेलारूस की सीमा पर भेज रहे हैं। मुझे ये अपनी जिम्मेदारी लगती है कि मैं अच्छे से अच्छे बैरिकेड बनाकर भेजूं, क्योंकि यहाँ मौजूद हम सब लोग ये समझते हैं कि रूस की तुलना में हम बहुत छोटे से देश हैं, तो हमसे जो भी हो सकता है हम कर रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि यूक्रेन की सेना ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी रशियन आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। यही वजह है कि मिलिट्री फायर पावर में रशिया से बहुत कमजोर होने के बावजूद यूक्रेन इस जंग को इतना लंबा खींच पाया। लेकिन अब उसके पांव उखड़ रहे हैं। यूक्रेन को नेटो देशों से मदद की उम्मीद थी, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लग रही है। आज ब्रसेल्स में नेटो देशों की विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। नेटो का मेंबर न होने के बावजूद यूक्रेन के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हुए, लेकिन नेटो की तरफ से फिर कहा गया कि वो यूक्रेन को हथियार तो मुहैया करवाएंगे, रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाएंगे, लेकिन युद्ध में किसी भी तरह से नेटो देश शामिल नहीं होंगे। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि वो यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाइंग जोन नहीं बनाएंगे, ना ही नेटो आर्मी यूक्रेन की जमीन पर जाएगी। This is President Putin's war. One he has chosen, planned, and is waging against a peaceful country. We call on President Putin to stop this war immediately. Withdraw all his forces from Ukraine without conditions. On a no-fly zone, it was mentioned at the same time, allies agree that we should not have NATO planes operating over Ukrainian airspace or NATO troops on Ukrainian territory. नेटो ने तो यह साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद नहीं करेगा। नेटो का यह फैसला युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहले ही नेटो से बहुत नाराज है। ज़ेलेंस्की को ना कहीं यह लग रहा है कि नेटो ने उन्हें धोखा दे दिया, मझधार में छोड़ दिया। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने नेटो कंट्रीज से अपील की थी कि अगर उनके तरफ से युद्ध नहीं लड़ सकते तो कम से कम यूक्रेन का एयर स्पेस तो बंद करवा दो, जिससे रशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट यूक्रेन के शहरों में बम ना बरसा पाएं। Нас не станеться, не дай Боже. Далі буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч. भगवान ना करे, अगर यूक्रेन खत्म हो गया तो फिर हमारे बाद लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, मालदोवा, जॉर्जिया और पोलैंड का नंबर आएगा। वो तब तक चलते रहेंगे जब तक बर्लिन वॉल तक ना पहुंच जाएं। हम चाहते हैं कि यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद कर दिया जाए, क्योंकि रशियन एयरफोर्स हम पर मिसाइल और बम बरसा रही है। रशिया के फाइटर प्लेन रूस और बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं। आखिर आप लोग रूस के कितने बम गिराने तक रुकोगे? आखिर आप कितने लोगों के अंग भंग होते हुए देखना चाहते हैं? आखिर आप लोग यूक्रेन का एयर स्पेस बंद करने में कब मदद करोगे? आखिर आप लोग कितनी मौतें और देखना चाहते हैं? Скільки треба? Кількість скажіть, я піду. लेकिन नेटो ने एयर स्पेस बंद करने की यूक्रेन की अपील नहीं मानी। अब यूक्रेन कह रहा है कि एयर स्पेस बंद नहीं कर सकते तो कम से कम हथियार तो दे दो। जैसा कि मैंने बताया कि आज यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने भी नेटो देशों की मीटिंग में हिस्सा लिया, वो शामिल हुए। दिमित्री कुलेबा ने कहा कि रशिया अब यूक्रेन का भी वही हाल करना चाहता था जैसा सीरिया का किया था, लेकिन यूक्रेन ऐसा नहीं होने देगा। उन्होंने नेटो देशों से अपील की कि यूक्रेन को हथियार तुरंत मुहैया कराए जाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। Russia tries to turn Ukraine into Syria, and the tactics they deploy are very similar to the one they excelled in Syria. But we should not allow them to create Syria in Europe. We are ready to fight. We will continue fighting. But help us. In the last 8 days, I received messages from many of you saying, Dmitro, my government decided to provide you with weapons, anti-tank, bullets, ammunition, gun machines, grenades. I hope it's not too late. वैसे नेटो ने यूक्रेन की मदद के लिए भले ही अपनी फोर्स ना भेजी हो, लेकिन यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं।
अब तक करीब 20 देशों ने यूक्रेन का आर्म्स, एम्यूनिशन और युद्ध में काम आने वाले दूसरे सामान भेजे हैं। यही नहीं, रैपिड एक्शन टास्क फोर्स के 20,000 जवानों को ईस्टर्न यूरोप के देशों की तरफ मूव किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स में करीब 40,000 जवान हैं। इस हिसाब से यदि देखें तो नेटो ने अपनी आधी फोर्स ईस्टर्न यूरोप की तरफ भेज दी है। यह फोर्स फिलहाल जंग में हिस्सा तो नहीं लेगी, लेकिन अगर रशिया की तरफ से किसी नेटो कंट्री के खिलाफ मिस एडवेंचर किया गया तो ये फिर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हर संभावित हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नेटो ने अपनी आर्मी और फाइटर जेट्स को रोमानिया, हंगेरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और बुल्गारिया जैसे देशों में तैनात किया है। ये सभी देश यूक्रेन के पड़ोसी हैं, यानी अगर रशिया ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो स्टैंड बाय पर रखी गई ये फोर्स भी एक्शन में आ जाएगी। अगर नेटो के फोर्स और फाइटर जेट्स के डिप्लॉयमेंट की बात करें तो रोमानिया में रैपिड एक्शन फोर्स के करीब 1000 सैनिक और जर्मनी के 6 यूरो फाइटर जेट तैनात हैं। नेटो के फोर्स का सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन पोलैंड में हुआ। फ्रांस के राफेल और जर्मनी के टॉर्नेडो फाइटर प्लेन पोलैंड के एयर स्पेस में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अमेरिका के भी 32 अटैक हेलीकॉप्टर और 15,000 जवान यहां तैनात हैं। इसी तरह स्लोवाकिया में नेटो अलायंस फोर्स के 1200 जवान तैनात किए गए हैं। जर्मनी का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी सिक्योरिटी के काम में लगाया गया है। इसके अलावा इटली और कनाडा के हजारों जवानों के साथ ही नीदरलैंड ने अपने F-35 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स को स्टैंड बाय मोड पर रखा है। बाल्टिक सी और मेडिटेरेनियन सी में नेटो की नेवल फोर्स को भी आगे की तरफ मूव कर दिया गया है। कुल मिलाकर सिचुएशन यह है कि नेटो फोर्स बस अटैक नहीं करेगी, लेकिन तैयारी ऐसी है कि अगर रशिया की तरफ से किसी नेटो कंट्री पर हमला किया जाता है तो फिर अलायंस फोर्सेस की वॉर प्रिपेयर्डनेस पूरी है। आज नेटो की मीटिंग में शामिल होने ब्रसेल्स आए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा कि नेटो एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी तरफ से किसी पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर नेटो देश के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। In the wake of Russia's unprovoked, premeditated aggression against Ukraine, this alliance came together with speed, with unity, with determination, immediately launching the Rapid Response Task Force, putting in place the graduated plans to continue to bolster NATO's security. Every ally, in one way or another, is coming to Ukraine's assistance. Every ally, in one way or another, is helping to strengthen NATO itself. And as the Secretary General said, ours is a defensive alliance. We seek no conflict. But if conflict comes to us, we're ready for it. And we will defend every inch of NATO territory. अमेरिका और यूरोपियन देश नेटो कंट्रीज की एक इंच जमीन की रक्षा का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की मदद के नाम पर बस बयानबाजी ही हो रही है। जबकि इन्हीं के दम पर यूक्रेन ने रशिया से झगड़ा मोल लिया। लेकिन आज जब यूक्रेन मुसीबत में आया, आज जब यूक्रेन पर बम बरस रहे हैं, मिसाइल बरस रही है, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, तब नेटो की तरफ से केवल हथियारों की मदद का भरोसा दिया जा रहा है और वो मदद भी अब तक यूक्रेन तक पहुंची नहीं है। यही वजह है कि आज यूक्रेन के विदेश मंत्री को यह कहना पड़ा कि जब तक नेटो की मदद यूक्रेन पहुंचेगी तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। अब शायद यूक्रेन के लीडर्स को भी ये लग रहा होगा कि नेटो पर भरोसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और अब बात ऑपरेशन गंगा की करते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम पूरी स्पीड पर चल रहा है। अब तक ज्यादातर भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाल लिया गया है। अब तक यूक्रेन से 20,000 भारतीय नागरिक निकल चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 48 स्पेशल फ्लाइट से अब तक 10,344 भारतीय नागरिकों को वतन लाया गया। इसके अलावा कई भारतीय नागरिक अपने साधनों से भी वापस लौटे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 24 घंटे में 18 फ्लाइट्स भारत आईं। इनमें 4,000 से ज्यादा भारतीयों को लाया गया है। अगले 24 घंटे में 16 और फ्लाइट्स भारतीय नागरिकों को लेकर भारत लौटेंगी। ऑपरेशन गंगा की फुल स्पीड के बीच आज मोदी सरकार की डिप्लोमेसी का एक बड़ा इफेक्ट दिखा। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए रूस ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। रशिया ने कहा कि खार्किव और सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को वॉर जोन से बाहर निकालने के लिए वो भारत की मदद करेगा।
रशियन नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर से हेड कर्नल जनरल मिखाइल मिजिटसेव ने कहा कि रूस की 130 बसेस तैयार खड़ी हैं। रशिया इन बसेस में भारतीय स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकालकर बेलगोरोद तक लाएगा, जहां से इन छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। यूक्रेन में 9 दिन से जारी युद्ध में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चला रखा है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार कई देशों से कांटेक्ट में है। इसे लेकर सरकार ने रूसी दूतावास से भी कांटेक्ट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऑपरेशन गंगा को मॉनिटर कर रहे हैं। मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने का काम हाई स्पीड में हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 4 मंत्रियों को पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्डोवा भेजा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध से भारतीय नागरिकों को नुकसान ना हो और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी की रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 बार फोन पर बात हुई। इन्हीं कोशिशों के बाद रूस ने खार्किव में फंसे हुए छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत को 6 घंटे का वक्त भी दिया था, जिसकी वजह से खार्किव में फंसे ज्यादातर भारतीय छात्र सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे थे। अब रशिया ने खार्किव और सूमी में फंसे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने का भरोसा दिया है। भारत में रशियन राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा कि रशिया खार्किव और दूसरे इलाकों में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार से कांटेक्ट में है। यूक्रेन के युद्ध प्रभावित खार्किव और सूमी से भारतीय छात्रों को निकालने का अभियान कैसे चलेगा, इसके कुछ डिटेल्स अब आपके सामने रखती हूं। रूस की 130 बसेस खार्किव और सूमी में फंसे हुए भारतीय छात्रों को बेलगोरोद तक लेकर आएगी। खार्किव से रूस के बेलगोरोद की दूरी करीब 100 किलोमीटर की है, जबकि सूमी से बेलगोरोद की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। यानी दूरी के लिहाज से खार्किव और सूमी में फंसे हुए भारतीय छात्रों को बेलगोरोद तक पहुंचाना आसान है। भारतीय स्टूडेंट्स एक बार रशिया के बेलगोरोद तक पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से उन्हें स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए आसानी से भारत लाया जा सकेगा। इसके लिए रशियन मिलिट्री ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। रशियन मिलिट्री ने अपने प्लेन तैयार रखे हैं और जरूरत पड़ने पर इन प्लेन के जरिए ही भारतीय स्टूडेंट्स को लाया जा सकता है। रूस ने भारतीय स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बाहर निकालने का ही इंतजाम नहीं किया है, बल्कि रूस में इन स्टूडेंट्स के ठहरने और खाने पीने के लिए भी पूरे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। रशिया की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रशिया ने बेलगोरोद में मोबाइल क्लिनिक तैयार किए हैं, जहां डॉक्टर्स और जरूरी दवाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। अब भारत सरकार का फोकस सूमी और खार्किव पर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त खार्किव में करीब 300 भारतीय फंसे हुए हैं। सूमी में 700 से ज्यादा भारतीय छात्र हैं। हालांकि अभी इनकी सही संख्या का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्डोवा में 5 पॉइंट्स बनाए थे। अभी तक जितने भी भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है वो इन्हीं बॉर्डर्स के जरिए लाए गए हैं। लेकिन यूक्रेन की सूमी में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। Having the bus is a good step, but it's just just one step. The key step is not there, which is how do we get the students from where they are, which is in some relative safety, because I know they're suffering because of lack of food and water. I understand that's the reports we have seen, I must confess, but we are in touch with them. They are conveying some difficulties. It's a good step, as I said. But the most difficult step is actually taking them from that through a conflict zone to the buses. And I think we must understand this. I know it looks very easy, there are buses ready. Why aren't we taking them? Because they're 50 to 60 kilometers away. This is not about me just walking out and going to a bus. Who will, ideally if the Russian side could come in there, or if the Ukrainian side could organize buses, because this is a conflict zone, it's very difficult to organize. We are still in touch with all sides, so let's see what we can do. That is an option always, but there could be other options. I mean, look, if there is a ceasefire, we could just bring them out to the west. So there is no hard and fast. Our primary focus remains about getting them out in a safe and secure manner. पिछले 9 दिन से सूमी मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हॉस्टल के बेसमेंट में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। सायरन बजते ही स्टूडेंट हॉस्टल के बेसमेंट में चले जाते हैं।
कीव और खार्किव के बाद रशियन आर्मी के निशाने पर सूमी है। रशियन आर्मी लगातार सूमी पर हमले कर रही है। सूमी में सिचुएशन लगातार बिगड़ रही है। कल रात सूमी के पावर प्लांट पर भी हमला किया गया। तेज धमाकों से सूमी के पावर प्लांट के तहस नहस होने की खबरें हैं। इससे शहर में पावर और वाटर सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। शहर में अफरा तफरी का माहौल है। क्योंकि सूमी रशिया की सीमा से बिल्कुल करीब है, इसलिए लोग ज्यादा घबराए हुए हैं। रूस के बॉर्डर से सूमी शहर की दूरी केवल 50 से 60 किलोमीटर है, जबकि रशिया के बेलगरोद, जहां भारतीय नागरिकों को लाने की तैयारी की गई है, वो यूक्रेन के सूमी शहर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन सूमी में जिस तरह के हालात हैं, उसमें भारतीय छात्रों के लिए सूमी से बाहर निकलना बहुत रिस्की हो गया है। नमस्ते इंडिया। आज 9th डे है वॉर का और हम आज भी यहाँ सूमी में स्टक हैं। बॉर्डर पर बसेस अरेंज्ड है, 130 बसेस अरेंज्ड है, लेकिन हमें यहाँ से बॉर्डर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बॉर्डर पर कैसे पहुँचा जाए? कल नाइट में यहाँ पर आर्टिलरी फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से पावर प्लांट पे फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का सप्लाई बंद हो गया है। और कल इतनी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ था कि हम सारे बच्चे, अप्रॉक्स 700 से प्लस बच्चे, हम लोग शेल्टर्स में गए थे। बेसमेंट, जो कि हॉस्टल का बेसमेंट है, वहाँ पर गए थे। हमने अपनी आंखों से देखा है वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। सूमी बहुत डेंजरस होता जा रहा है। हमें नहीं पता हम कितने टाइम तक यहाँ सर्वाइव कर सकेंगे। प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें जल्द से जल्द निकाला जाए। हमारे लिए यहाँ से कुछ अरेंज किया जाए ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हम बॉर्डर्स तक पहुँच सकें। प्लीज आप लोग कुछ कीजिए हमारे लिए। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने के लिए 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन अभी तक सूमी में फंसे हुए भारतीय छात्रों तक मदद नहीं पहुंच पाई है। युद्ध को 9 दिन हो चुके हैं। ऐसे में सूमी में फंसे हुए छात्रों में घबराहट है, वो डरे हुए हैं। सूमी में फंसे स्टूडेंट्स लगातार वीडियो मैसेजेस भेजकर मदद की गुहार कर रहे हैं। हमें सूमी में फंसे हुए छात्रों ने कई वीडियोस भेजे। सूमी में फंसे हुए स्टूडेंट्स का कहना है कि वहां 6 से 7 हॉस्टल में 800 से लेकर 900 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। भारतीय छात्रों का कहना है कि सूमी में चारों तरफ फौजी दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह स्नाइपर्स तैनात हैं। लगातार 9 दिन से भारतीय छात्र अपने हॉस्टल्स के बंकर में ही छिपकर जान बचा रहे हैं। छात्र ये कह रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यहां तक के लिए पीने का पानी भी कम होने लगा है। सूमी में मौसम बहुत खराब है। बारिश हो रही है, चारों तरफ बर्फ गिर रही है, टेम्परेचर माइनस में है। आपको एक वीडियो मैसेज दिखाती हूं, जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि इस वक्त सूमी में ग्राउंड सिचुएशन क्या है। हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, कहीं शूट हो जाए, कहीं कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए। हमेशा हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितने माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? इतनी सारी गर्ल्स है। ये सिर्फ हमारा 3rd हॉस्टल है। ये इतने जो गर्ल्स है, ये बॉयज है, सिर्फ 3rd हॉस्टल के हैं। बाकी 1st हॉस्टल है, वहां पे 200 बच्चे हैं। बाकी 2nd हॉस्टल है, वहां पे 200-250 बच्चे हैं। बाकी 6th हॉस्टल है, वहां पे 150-200 बच्चे हैं। टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से, यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स है, बाहर इतने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। हम लोग की हेल्प कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज मोदी जी हेल्प कीजिए प्लीज। इस बीच पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी और स्लोवाकिया पहुंच चुके छात्रों को घर वापस लाने का सिलसिला जारी है। भारत पहुंचे हर स्टूडेंट की अपनी कहानी है। वॉर जोन से निकले हुए हर स्टूडेंट के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों की अगर आप बात सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। यूक्रेन में इस वक्त चारों तरफ बदहवासी है, रुक रुक कर गोलाबारी हो रही है। यूक्रेन पढ़ने के लिए गई शिवानी आज वापस लौटी।
तो पिछले 8 दिन की बातें सोचकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। शिवानी कीव के पास से एक यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टूडेंट है। उन्हें कीव से हंगरी बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी बातें आप सुनेंगे तो आपको यह अंदाजा होगा कि इस वक्त यूक्रेन में फंसी होने का क्या मतलब है। वहां से लेकर बॉर्डर तक, जो हंगरी बॉर्डर है, वहां की जर्नी मैंने पूरी अकेले करी सर। 3 days टू रीच टिल देयर, होल नाइट एंड डे ट्रैवलिंग, सारे चेक पोस्ट खुद से क्रॉस करना, और सर पूरा रात दिन, और हर जगह आपको पता है जब भी आप रात में सो रहे हो कोई बम, कोई फ्लाई जेट, सर कुछ ना कुछ चल रहा है सर। तो वो सब कुछ फेस करते हुए वहां से निकलना सर, वो अपने आप को खुद रेस्क्यू करना होता है। और सर बॉर्डर के पास जाने के बाद फिर उसके बाद हम हंगरी बॉर्डर भी खुद ही क्रॉस करा। उसके बाद फिर हमने एक और ट्रेन लिया, फिर वी रीच टू एयरपोर्ट। वहां से हमको एम्बेसी लेने आया। सायरन बज रहे हैं पूरे टाइम, आपको नहीं पता आप कब भाग रहे हो। जब जब सायरन बजा हम लोग बाहर भाग रहे हैं, और फिर हमको नहीं पता, कह रहे कि वापस अंदर जाओ, वापस अंदर जाओ। बहुत ज्यादा डरावना था। और उसके बाद ऐसा हो रहा है कि हम लोग को ना व्हीकल मिल रहा है, सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद है, ट्रेन बंद है, लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है। तो फिर उसके बाद वहां तक बॉर्डर तक खुद पहुंचना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऑपरेशन गंगा को मॉनिटर कर रहे हैं। वो लगातार ऑपरेशन से जुड़े हुए अधिकारियों और मंत्रियों के कांटेक्ट में हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक चुनावी रैली को एड्रेस करने पहुंचे। मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को भरोसा दिलाया कि एक एक भारतीय को वापस लाया जाएगा। संकट चाहे कितना ही गहरा हो, भारत के प्रयास उससे भी ज्यादा बड़े रहे हैं, उससे भी ज्यादा दृढ़ रहे हैं। कोरोना काल में हमारे लाखों भारतीय पूरी दुनिया में फंसे हुए थे। भारत ने ऑपरेशन वंदे भारत चलाकर अपने एक एक नागरिक को वापस आने में मदद की। अफगानिस्तान में हजारों भारतीय संकट में फंसे तो हमने ऑपरेशन दैवी शक्ति चलाकर अनेकों भारतीयों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अभी यूक्रेन की स्थिति सारी दुनिया देख रही है। युद्ध में फंसे अपने एक एक नागरिक को, हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत दिन रात जुटा हुआ है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं। जो अब भी वहां है उन्हें लाने के लिए लगातार भारत के हवाई जहाज वहां से उड़ान भर रहे हैं। जिस अभियान के साथ मां गंगा का नाम जुड़ा है, मुझे विश्वास है वो अभियान सफल होके ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के लिए कैंपेनिंग कल खत्म हो जाएगी। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में एक रोड शो किया। मोदी का ये मेगा रोड शो करीब 3.5 किलोमीटर तक चला। वाराणसी के मलदहिया इलाके में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर मोदी ने इस रोड शो की शुरुआत की। कबीर चौरा, मेदागिन, नीची बाग और चौक होते हुए ये रोड शो बाबा विश्वनाथ धाम तक गया। हर जगह मोदी का भव्य स्वागत हुआ, उन पर फूल बरसाए गए। वाराणसी में बीजेपी के सामने चुनौती अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की है। 2017 में वाराणसी की सभी 8 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने जीती थी। मोदी का रोड शो काशी विश्वनाथ पर खत्म हुआ और उसके बाद मोदी ने बाबा विश्वनाथ की पूजा की। दिसंबर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद मोदी आज यहां आए। इस दौरान वो कुछ देर तक मंदिर परिसर में ही घूमे, पुरोहितों से बात की
डमरू भी बजाया। आज दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही दुखद खबर आई। अपनी फिरकी के जादू से दुनिया भर के बल्लेबाजों को नचाने वाले शेन वॉर्न का आज निधन हो गया। स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। 52 साल के शेन वॉर्न इस वक्त थाईलैंड में थे और वहीं उनका निधन हुआ। टेस्ट क्रिकेट के दूसरे सबसे बड़े बॉलर शेन वॉर्न ने 145 मैचेस में 708 विकेट लिए, लेकिन विकेट से ज्यादा उन्हें याद किया जाता है स्पिन बॉलिंग को लेकर, इसकी लोकप्रियता बढ़ाने को लेकर। शेन वॉर्न की बॉलिंग के बाद ही यंग क्रिकेटर्स में स्पिन सीखने का जोश पैदा हुआ। शेन वॉर्न ने अपनी पहली ही एशियन सीरीज में जिस तरह माइक गेटिंग का विकेट लिया, उसे आज भी याद रखा जाता है। इसे बॉल ऑफ द सेंचुरी का खिताब भी मिला। भारत में भी शेन वॉर्न बहुत पॉपुलर थे। उनकी कप्तानी में ही राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के सीजन 1 की चैंपियन बनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।